हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं वो मिडिल इनकम और मिडिल क्लास फैमिली के एस्पिरेशंस के बहुत करीब है। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ बाइंग ए हाउस। नाउ बाइंग ए हाउस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से पहले आई थिंक कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको वैसे कुछ थंब रूल्स बताएंगे जिससे आपका होम बाइंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहन देती है। सो चलते हैं मेन वीडियो की। फर्स्ट थंब रूल डिस्कस करने से पहले आपको एक सिंपल सी बात बता दें कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखते हो, प्रॉपर्टी प्राइस या कंसिडरेशन आपको बताया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 80% जो है प्रॉपर्टी का वैल्यू वो बैंक फिनेंस करेगी और बाकी 20% आपको खुद को डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो इधर थंब रूल ये है कि जो होम लोन अमाउंट है that should not be more than 4x of your annual family income। इधर फैमिली इनकम का मतलब ये नहीं कि टोटल सीटीसी नहीं, इधर फैमिली इनकम का मतलब है आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स बचाने के लिए जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सब निकालने के बाद जो आपके इन हैंड आता है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और लोग जब होम प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसमें एक बड़ा मिस्टेक ये कर देते हैं कि उसमें रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और अदर जो एक्सपेंसेस रहता है जैसे लीगल इंस्पेक्शन हो गया, वो सब एक्सपेंसेस वो सब कंसिडर नहीं करते। बट दैट कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ योर टोटल होम प्राइस। सो आपको होम प्राइस में वो इंक्लूड करके रखना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपका होम प्राइस है 50 lakhs। आई एम नॉट इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट टू फिनेंशियर दैट इज़ द बैंक एंड कॉस्ट टू द बायर टोटल कितना आता है। तो 50 लाख के होम प्राइस में आपको बैंक फाइनेंस मिलेगा 40 lakhs का, 10 lakhs का आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थंब रूल के हिसाब से आपका अगर नेट फैमिली इनकम अगर 10 लाख से कम है तो आप ऐसे टाइप के प्रॉपर्टी बाय करने नहीं जाएंगे। बेस्ड ऑन योर नेट फैमिली इनकम यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अप टू विच प्राइस यू कैन अफोर्ड। नाउ जब ये प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे रजिस्टर कराने जाओगे, देयर आर एडिशनल कॉस्ट अटैच टू दैट, सो इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एंड अदर एक्सपेंसेस। सो वो अगर आप प्रॉपर्टी प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 3 से 3.5 लाख के आसपास फॉर ए 50 lakh प्रॉपर्टी। सो दैट कॉस्ट ऑल्सो नीड टू बी बेयर बाय द बायर। Total property price basically including the registration charges and stamp duty charges comes at around 54 lakhs, जिसमें 40 lakhs देता है बैंक एंड 14 lakh देता है बायर। now जो सेकेंड थंब रूल है that is related to home loan EMI। so your home loan EMI should not be more than 25% of your monthly family income and this is also on net basis, इन हैंड जो कैश आता है आपके पास। ना इधर होम लोन EMI आप क्विक कैलकुलेशन कैसे करोगे, मैंने इधर दे दिया है। क्विक कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 20 years लोन एंड विद द करंट इंटरेस्ट रेट, सो दैट वेरीज बिटवीन 6.75 to 7.5% के आसपास। तो आपने अगर 40 lakhs का लोन लिया है 20 years का, तो आपका EMI वुड बी अराउंड 28 to 30,000। Based on this thumb rule too, to afford a 28 to 30,000 EMI for home loan, you should have a monthly family income of more than 1 lakh. So this is how it works. थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज रिगार्डिंग सिबिल क्रेडिट स्कोर। सो जितना अच्छा आपका सिबिल क्रेडिट स्कोर रहेगा उतना बार्गेनिंग पावर
रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट्स एंड एवरीथिंग आपके पास रहेगा. सो द स्टैंडर्ड बेंचमार्क सिविल स्कोर यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 750 लेवल्स. 750 के ऊपर अगर आप रखते हो अपना सिविल स्कोर, देन यू हैव दैट नेगोशिएशन पावर. तो उसको रखने के लिए यू हैव टू पे ऑफ योर ऑल प्रीवियस लोन्स ऑन टाइम. You should not run more than 3 loans account at any period of time. And जो क्रेडिट कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग रोल ओवर होते हैं, दैट यू शुड नॉट कंटिन्यू. सो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जितने भी आउटस्टैंडिंग है, दैट शुड बी क्लियर्ड. अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट योर सिविल क्रेडिट स्कोर बैडली. और अगर आपको अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं मिला तो हो सकता है आपका जो लोन एप्लीकेशन हो वो रिजेक्ट हो जाए. तो ये चीज़ आप होम लोन एप्लीकेशन से पहले ध्यान में रखिएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत सारे होम बायर्स जो रहते हैं ना वो मिस कर जाते हैं. क्या होता है कि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, देयर इज़ एक इनबिल्ट एक ऑप्शन आता है कि आप जो होम लोन ले रहे हो उसको इंश्योर कर सकते हो. इसका मतलब ये है कि अगर इन केस जिसने होम लोन लिया है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो होम लोन ड्यू है आफ्टर दैट टाइम, दैट वुड बी पेड ऑफ बाय द बैंक इटसेल्फ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है, क्योंकि इसके कारण से जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता होम लोन के EMI पे करने की. तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर होम लोन, प्लीज़ डू ए होम लोन इंश्योरेंस फ्रॉम द सेम बैंक, और मे बी यू कैन डू फ्रॉम अदर रेपुटेड बैंक ऑल्सो. सो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लाभदायक हो सकता है. तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड in next few weeks I'll give you more informative videos like this related to buying a property and what are the things you need to keep in mind.